नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पहले 25 अप्रैल फिर 12 मई को भूकंप के झटके से बिहार झारखंड सहम गया। जाहिर है इन झटकों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिहार और झारखंड में जो मकान बने हैं, जिस आशियाने में हम रहते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? भूकंप के लिहाज से बिहार और झारखंड में बने मकान कितने खतरनाक हैं? हम इन दोनों राज्यों की बात करेंगे। दोनों राज्यों की राजधानी पटना और रांची में बनी इमारतों की भी बात करेंगे। रियलिटी टेस्ट जाने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे पुरवैया मुहिम में। आप भी जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले नजर हम डालते हैं राजधानी पटना में बनी इमारत कितनी सुरक्षित है भूकंप के लिहाज से। उन्होंने मुझको कहा कि अगर इस इंटेंसिटी का भूकंप का एपी सेंटर अगर पटना में होगा तो उन्होंने जो शब्द कहा कोट अनकोट, सर आपके पटना में 5 लाख लोग मरे। जी हां, नेपाल जैसा जलजला पटना में आया तो 5 लाख जिंदगियां एक पल में मलबे में दफन हो जाएंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जुबान से निकला ये वो खौफनाक सच है जिससे हम बार बार मुंह फेरने की कोशिश करते रहे। लेकिन भूकंप के लगातार झटकों ने सरकार और समाज को इस सच से सामना करने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी पटना में बेतरतीब तरीके से बन रहे मकानों का जाल भूकंप में मातम का सबब बन सकता है। खुद सीएम नीतीश कुमार भी मानते हैं कि लोगों की मौत भूकंप से नहीं बल्कि मकान के मलबे में दबने से होती है। आप जानते हैं कि लोग भूकंप से थोड़ी मरते हैं। भूकंप से जो मकान ढहते हैं उनके मलबों में दबकर लोग मरते हैं। और जब बिहार के लोगों ने मुझको यहां काम करने का मौका दिया तो मैं 2006 से कम 1 दर्जन बार ये चेतावनी दे चुका। ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश ने जो आशंका जाहिर की है उससे लोगों का वास्ता नहीं। भूकंप के लगातार झटकों ने इमारतों में रह रहे लोगों के जहन में भी दहशत की लकीरें खींच दी हैं। हर कोई बहुत ही असुरक्षित और बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहा है। इसके बाद कम से कम सरकार या इसको सीरियसली लेना चाहिए। लोग एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस पर पूरा इसके कंट्रोल होना चाहिए बिल्डिंग्स जब बनती है। और ये जो स्पेस है, कुछ शहरों में देखते हैं कि जो प्लांट वे में सिटीज़ बसी हैं, तो अब पटना के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है, कम से कम ये लोगों की सुरक्षा के लिए। और लोग खुद अब इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं कि अगर इसको लापरवाही ज़रा भी हुई तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। ये आशंका इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में मुनाफिक की होड़ में बेतरतीब तरीके से कानून को ताक पर रखकर इमारतों का जाल बिछ रहा है। राजधानी पटना के हालात तो बेहद डरावने हैं। बिना प्लानिंग के पटना में छोटी बड़ी इमारतें तैयार हो रही हैं। कई मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों में पतले और लंबे मकान खड़े कर लिए गए हैं। तेज झटके में इनके भरभरा कर गिरने की आशंका है। कुछ सरकारी क्वार्टर भी जर्जर अवस्था में है। वहीं नगर निगम की रोक के बावजूद गंगा नदी के किनारे भी बड़ी संख्या में अपार्टमेंट और मकान बना लिए गए हैं, जिसके भूकंप के दौरान धंसने की आशंका ज्यादा है। पटना में मकान की सुरक्षा को लेकर मजबूत नींव का कितना इंतजाम हुआ होगा, इसका अंदाजा प्लॉट्स के व्यावसायिक इस्तेमाल को देखकर लगाया जा सकता है। ये हालात उस पटना के हैं जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, यानी भूकंप के लिहाज से खतरे के निशान में दूसरे नंबर पर पटना आता है। जाहिर है अगर पटना या बिहार के नजदीक भूकंप का केंद्र हो तो पटना को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मुनाफे के लिए बेतरतीब तरीके से बन रही इमारतों पर लगाम लगाने में न सरकार को दिलचस्पी है न बिल्डर्स को। मकान जैसा आपने कहा कि बहुत सारे मकान ऐसे बेतरतीब बने हुए हैं, अब तो बन गए हैं, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। रेट्रो फिटिंग लोगों को करा लेनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, रेट्रो फिटिंग कराना ही पड़ेगा। इस तरह की बड़ी चर्चाएं होती हैं कि गवर्नमेंट को सुनिश्चित कर देना चाहिए कि रेट्रो फिटिंग हो जाए, लेकिन रेट्रो फिटिंग में पैसा खर्च होता है। तो हर प्राइवेट मकान का रेट्रो फिटिंग वहाँ पे कराया जाता है, जैसे जापान जैसी जगहों में जहाँ पे रोज़मर्रे की चीज़ है अर्थक्वेक। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बार केजिंग करने के बाद, इन्फोर्समेंट केजिंग करने के बाद स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से उसको अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर उसका प्लेसिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, किस एमएम का छड़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एमएम का छड़ वहाँ प्रोवाइड है कि नहीं है।
क्योंकि उस पर लोड उसका डिपेंड करता है और लोड के हिसाब से जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और बिहेवियर जो है डक्टाइल बिहेवियर होना चाहिए। इसको अगर इंश्योर कर लिया जाए तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भूकंप के लिहाज से बिहार कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार के सभी 38 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। सिस्मिक जोन 5 यानी जहां भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरा है वो जिले हैं मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और दरभंगा। वहीं सिस्मिक जोन 4 यानी खतरे के लिहाज से दूसरे नंबर पर जो जिले हैं उनमें राजधानी पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका और खगड़िया आते हैं। वहीं सिस्मिक जोन 3 यानी खतरे के लिहाज से तीसरे नंबर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया आते हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो जाहिर है नेपाल के साथ साथ बिहार भी भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, खासकर पटना किस वजह से खतरनाक है और पटना में बने हुए मकान क्यों खतरनाक है, इन तमाम बातों पर खास बातचीत की बिहार के जाने माने भूगर्भ शास्त्री और मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कृतेश्वर प्रसाद से जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने जियोलॉजिस्ट कृतेश्वर प्रसाद जी। बिहार पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है। अगर नेपाल में जिस ढंग से भूकंप आया है 7.5 या फिर 7.3, उसका असर बिहार में ज़बरदस्त देखने को मिला है। तो बिहार कितना खतरनाक है भूकंप के लिहाज से? बिहार अर्थक्वेक के जोन 4 में माना जाता है और यहाँ पे फॉल्ट जोन भी पास करता है बिहार में। तो इस फॉल्ट जोन के चलते जब भी कोई डिस्टर्बेंस नेपाल में होता है या अर्थक्वेक होता है तो ये पर्टिकुलर रीजन, चूँकि रिसेंट एल्यूवियम है, मतलब समझिए कि मिट्टी जो जमा हुई है वो अभी हार्ड हुई नहीं है, कॉम्पैक्ट हुई नहीं है। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर ऊपर में बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर गंगा के किनारे, पहले गंगा के किनारे बांध हुआ करता था, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता था। अभी गंगा के किनारे फ्रेश एल्यूवियम पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मल्टी स्टडी फ्लैट्स। और पूरे वर्ल्ड में नदी के किनारे जहाँ भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर 7.5 के ऊपर का भूकंप आया तो एक प्रोसेस है लिक्विफैक्शन के चलते सिंक करता है वो स्ट्रक्चर, और सिंक करने के चलते टिल्ट करेगा तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। आप गूगल पे जाके देखेंगे लिक्विफैक्शन में ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है अर्थक्वेक का 7.5 से जैसे ही बढ़ेगा तो ये सारे के सारे बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएंगे। ये बहुत ही डिट्रीमेंटल है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होगा इसमें। यानी कि सर बिहार में स्थिति खतरनाक हो सकती है। और खासकर पटना के बारे में आपका क्या कहना है? पटना तो और भी बैंक पर ही है और रिसेंट एल्यूवियम पर पटना बना। पटना एक्चुअली इंटरफ्लू है, इसमें 5 तरफ से नदियाँ आती हैं। एक तरफ से सोन है, एक तरफ से गंडक है, घाघरा है, गंगा है, पुनपुन है। तो ये सारी नदियों का सेडिमेंट जो है पटना पे जमा हुआ। इसमें पुराने चैनल्स भी हैं, जैसे सोन का कैनाल, आप नाला रोड देखिए, ये सोन का कैनाल पहले हुआ करता था। बोरिंग कैनाल रोड, ये सोन का चैनल था पहले। तो ये सारे के सारे चैनल्स बंद हो गए। अब जितने भी सेडिमेंट यहाँ पर जमा हुए हैं, फ्रेश सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट पर कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाया जाता है जिसकी स्टेबिलिटी और सॉइल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं किया जाता है, यहाँ देखिए इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। किसी भी एरिया में जब तक सॉइल टेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो स्टेबिलिटी उसकी डाउटफुल हमेशा रहेगी। यानी कि पटना में जो जितने भी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं या फिर जो भी मकान बने हुए उनकी स्थिति खतरनाक हो सकती है अगर ज़रा से भी तेज़ भूकंप आ गया, जो आप बताना चाह रहे हैं? जहाँ तक जितने भी मल्टी स्टेट अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत कम ही ऐसा अपार्टमेंट है जिसमें रेट्रोफिकेशन, जिसको कहते हैं कि भूकंप रोधी व्यवस्था की गई है। तो जिस भी कंस्ट्रक्शन में आपने कुछ दिनों पहले हुआ था, वैष्णवी अपार्टमेंट एक हुआ था। एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो लोग ख़राब देते हैं, दूसरा स्ट्रक्चरली प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होता है, तीसरा बिना सॉइल टेस्ट किए हुए वो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिट्रीमेंटल हो जा रहे हैं हमारे जितने भी मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स बन रहे हैं। स्पेशली गंगा का एम्बैंकमेंट जो पुराना था उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक तो इलीगल है ही,
जो कि बेड ऑफ द रिवर में नहीं बन सकता है। अभी तो हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी लिया है, और उसके बाद उसको अगर पास किया जाता है तो हमेशा ही पब्लिक का लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डेंजर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 7.5 से ऊपर पटना में अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, तो ये डिट्रीमेंटल होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ जियोलॉजिस्ट कृतेश्वर प्रसाद जी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। जरूर अपने आशियाने को अगर हम सुरक्षित बना लें, भूकंप रोधी बना लें, तो भूकंप के झटके भी हमें तबाह नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही चिंता सबसे बड़ी है, क्योंकि चंद पैसों की बचत के लिए, कुछ मुनाफे के लिए, बिल्डर हो या फिर आप अगर निजी मकान बनाते हैं, भूकंप रोधी नहीं बनाते हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगर आप भूकंप रोधी मकान नहीं बनाते हैं तो एक अपराध है, एक सुसाइडल अटेम्प्ट है। अगर आप आत्महत्या कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं भूकंप रोधी अगर मकान नहीं बनाते हैं। एक बड़ा सवाल, अगर सूबे के मुखिया इस तरह की चिंता जाहिर कर रहे हो और कह रहे हो कि पटना में अगर भूकंप आया नेपाल जैसा तो 5 लाख लोगों की मौत होगी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पटना में, अभिषेक शर्मा आर्किटेक्ट हैं। सर, जो सीएम कह रहे हैं, उन्हें भी किसी विशेषज्ञ ने कहा कि 5 लाख लोगों की मौत, आपको लगता है कि पटना में जितने भी मकान बने हैं उन मकानों में शायद जो नेपाल जैसा ज़लज़ला आया वैसा ज़लज़ला आ जाए तो झटका सहने की ताकत नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो झटका और भरभरा कर गिर जाएंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि अगर एपी सेंटर राइट उसी जगह हो तो, और 7.5-8 के रिक्टर स्केल पे अगर उसको मापा जाए तो पटना क्या, उस लिहाज से देखें तो किसी भी जगह ये भयानक हादसा हो सकता है। अहमदाबाद भुज में हमने देखा और कई जगहों पर देखा, तो वो तो वर्स्ट कंडीशन है जिसकी परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का तात्पर्य यही था कि जब इतनी बड़ी जान माल की क्षति होनी है तो उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी हम लोगों की शुरू हो जानी चाहिए थी, संभवतः और पहले से हो जानी चाहिए थी। वो तो कह रहे हैं कि 2006 से वो लगातार कहते आ रहे हैं, तो क्यों आखिर बार बार हम झटकों से कुछ दिन के लिए जागते हैं और फिर सो जाते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते आ रहे हैं कि क्या कहना सिर्फ काफ़ी है, उस पर अमली जामा कितना पहनाया गया, ये भी एक सवाल उठता है। और सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, हम आम नागरिकों का भी ये दायित्व है। कई सालों बाद ये भूकंप के झटके बिहार और पटना ने फेस किया, या पूरे बिहार ने फेस किया, तो आज जागरूकता बढ़ी। आज दिन में कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि एक प्रोफेशनल के पास, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, कि प्लीज़ देखिए कि ये घर में किस तरह के क्रैक हैं। लेकिन जब अब आप लोगों की पूछ बढ़ गई है? नहीं, पूछ बढ़ गई है, लेकिन लोग डरने लगे हैं, लेकिन चेतना उसको कहते हैं सुमित जी। मेरा कहना है कि जब आप बिल्डिंग का प्लान तैयार करते हैं तो तब क्या आप किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं? आप अपने शरीर के किसी अंग का ऑपरेशन कराते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन जब आप एक कंपाउंडर से भी ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाए तो डॉक्टर क्या करे? तो वही सवाल है कि जब आप कोई बिल्डिंग, सवाल ये भी है कि अपार्टमेंट, चलिए मैं बारी बारी से आता हूँ, निजी मकान की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि निजी मकान जो बनाते हैं वो विशेषज्ञ के पास पर्सनली जाएं, लेकिन जो अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हैं जी, वो क्या करें? देखिए, उसका अपार्टमेंट्स की जहाँ तक बात करें, मैं कह सकता हूँ कि 80% के करीब अपार्टमेंट्स विशेषज्ञों द्वारा डील किए गए हैं। आपने कृतेश्वर जी को सुना, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम अपार्टमेंट्स हैं विशेषज्ञ, वो जियोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ, मैं आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं। गंगा किनारे के अपार्टमेंट जो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग, गंगा किनारे जो अपार्टमेंट बन रहे हैं वो सुरक्षित हैं? नहीं, वो सुरक्षित, उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लिक्विफैक्शन, सर ने बहुत सही कहा कि लिक्विफैक्शन एक बहुत ही भयानक प्रक्रिया है, और उसके बाद वो गंगा के किनारे हो, लिक्विफैक्शन शहर में भी हो सकता है, वहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन वो शहर में भी हो सकता है। और पहले पिछली बार 1934 में शायद हुआ भी था, उत्तरी बिहार में कई क्षेत्र लिक्विफैक्शन के शिकार हुए थे। तो वो एक समस्या है, वो उसको मैं उचित ठहराने की बात नहीं करता। लेकिन जहाँ तक अपार्टमेंट्स का, पटना के अपार्टमेंट्स का सवाल है,
एक अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात कही, भूकंप से लोग नहीं मरते, भूकंप बिल्डिंग के मलबे से और इनमें दबने से लोग मरते हैं। तो उसका तरीका है कि बिल्डिंगें दूर दूर बने, प्लान्ड वे में बने, जिसकी चर्चा अभी हुई थी। और जितने भी बिल्डर्स जिन लोगों ने मकान बनाए हैं या वो बनाए हैं, वो मेरी जानकारी में उनमें 70-75% सारे नक्शे पास किए हुए नक्शे हैं, जो बायलॉज यहाँ बिल्डिंग बायलॉज थे उनके तहत पास किए गए हैं। पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी तब पास किए गए, उसके बाद वास्तुविदों ने पास किए, तो वो तो बायलॉज के हिसाब से पास किए गए। जितने भी 70% अपार्टमेंट हैं वो सुरक्षित हैं भूकंप के लिए? नहीं, मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी कई चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कि एक वो डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के बारे में टिप्पणी की जाए कि वो नक्शा कैसा है, वो बैलेंस्ड है कि नहीं। दूसरा, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सॉइल टेस्ट। अभी हमारे सर, मुझे आप जो तकनीकी बातें कह रहे हैं वो हम लगातार सुनते आ रहे हैं जब से भूकंप के झटके मिल रहे हैं। मुझे बताइए कि मैं एक बायर हूँ, मैं एक फ्लैट खरीदना चाह रहा हूँ, मैं कैसे खुद को तसल्ली कर लूँ कि ये फ्लैट भूकंप रोधी है, बहुत सुरक्षित है? मैं कैसे तसल्ली करूँ? अब किसी भी फ्लैट को लेने से पहले आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको डेफिनेटली आपको भी परचेज करने से पहले किसी वास्तुविद के पास जाना चाहिए, और वो वास्तुविद आपके बिहाफ में उस बिल्डर से सारी तहकीकात करे कि सेस्मिक प्रूफ है कि नहीं, उसमें स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस कैसे किए हुए हैं। उसके लिए भी उनको तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए किसी भी फ्लैट या किसी बिल्डिंग में कोई चीज़ खरीदने के पहले, तभी इसका, क्योंकि फिर वो टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको जांचे बिना। तो यही तो सवाल है सर कि एक आम आदमी उन तकनीकी पहलुओं को कैसे जांचे? देखिए, जब 40 लाख 50 लाख का कोई मकान खरीदता है तो एक मामूली से परामर्श में क्या जाता है, जो ये 80% तक तो प्रूव कर ही देगा कि उस बिल्डिंग में खरीदा जाए फ्लैट या नहीं खरीदा जाए। उसमें कैसे तसल्ली होगी? क्या किन किन जांचों पर अगर खरा उतरता है? आप सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट मांगिए, हम सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट मांगेंगे, बिल्डिंग का नक्शा देखेंगे। बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। और जो पास किया हुआ नक्शा है वो देखेंगे, उनकी सेटबैक्स नापेंगे, सेस्मिक उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन देखेंगे कि इसमें भूकंप रोध के लिए जो शेयर वॉल्स या और जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों की तहकीकात की जाएगी और तभी इस बात पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन तहकीकात से अलग जी, सरकार कहती है कि भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए, भूकंप रोधी मकान नहीं बनाना अपराध है। आपको लगता है कि सरकार कानून को कड़े ढंग से पालन करवाने में सक्षम है और सफल है अब तक? क्योंकि सीएम साहब तो कहते हैं कि 2006 से तो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं, अमली जामा पहनाया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, इन बातों में एक किसी भी शहर को एक प्लान वे में डेवलप करना चाहिए। क्या पटना के पास अपना मास्टर प्लान है जिसके तहत वो ग्रो करे? पिछले 2.5 साल से नक्शे पारित नहीं हो रहे हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद है? अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो ही रहे हैं। कौन लगाम लगाएगा उन पर? कौन नजर देगा उन पर? तो सवाल है कि चीजें रुकती नहीं हैं। हाँ, जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं वो काम बंद करके बैठे हैं। जब बनेगा, हमारे पास मास्टर प्लान नहीं है, 2 से 3% लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। 95-98% तो लोग वैसे हैं जो कानून को ताक पर रखकर या फिर सिस्टम को बाईपास कर या सिस्टम से समझौता कर, सिस्टम में भी लोग बैठे हैं। आप कह सकते हैं कि सिस्टम में भी सब कुछ चलता है। सरकार ने कई कदम उठाने की बात कही है। अभी नई प्रक्रिया में जो नक्शा पारित होने की प्रक्रिया है उसमें वास्तुविदों का इम्पैनलमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का इम्पैनलमेंट, प्लस वो लोग जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, सुपरविजन, जो सबसे अहम बात है। हम कागज़ पे बहुत चीज़ें बहुत परफेक्ट बना दें, लेकिन वो साइट पर बन ही ना पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए कई प्रावधान अब नए बायलॉज में किए जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे स्थिति सुधरेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम झारखंड की भी बात करेंगे, रांची की भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वहां पर झारखंड आवास बोर्ड की बाकायदा इमारत है, बिल्डिंग है, लेकिन वो ऐसी हालत उस बिल्डिंग की है जिसे आप देखने के बाद से ही कह सकते हैं कि भूकंप के तेज छोड़िए हल्के झटके में भी वो भरभरा कर गिर जाए। लेकिन फिर भी वहाँ करीब 500 जिंदगियाँ मौत के साए में, दहशत के साए में जीने को मजबूर है। और वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, रांची भी चलेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे
कि अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो वो भूकंप रोधी कैसे बनाएं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, और अगर आप मकान बना भी चुके हैं तो भी उसे रेट्रोफिटिंग के जरिए भूकंप रोधी कैसे बनाएं, वो भी तकनीकी पहलू आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आशियाना अगर आप सुरक्षित बना लेते हैं तो यकीन मानिए भूकंप के झटकों से आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी बच सकती है। एक छोटा सा ब्रेक। पुरवैया मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं आशियाने की, वो आशियाना जिसमें हम आप रहते हैं, लेकिन भूकंप के तेज झटकों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस आशियाने में हम आप रहते हैं क्या वो सुरक्षित है, या फिर भूकंप के तेज झटके में वो कहीं मलबे में ढेर ना हो जाए। बिहार की तस्वीर हमने देखी, पटना की तस्वीर हमने देखी, अब आपको राजधानी रांची की तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी रांची में भी लोग दहशत में हैं, लोगों की नींद हराम है भूकंप के झटकों से, लेकिन कुछ आशियाने ऐसे भी हैं जहां मौत का डर होते हुए भी लोग चैन की नींद सोने को मजबूर हैं। मजबूरी रांची के अरगोड़ा और हरमू स्थित आवास बोर्ड की इमारतों में आपको हर दिन दिख जाएगी, जहां लोगों के लिए इस मौत के आशियाने में रहना अब नियति सी बन गई है। तस्वीरों को देखकर शायद आपको ये यकीन ना हो कि इन जर्जर इमारतों में 500 से भी ज्यादा जिंदगी गुजर बसर करते हैं, पर ये सच है। खंडहर और जर्जर हो चुके इस झारखंड आवास बोर्ड की इमारतों में ज्यादातर वैसे परिवार के लोग हैं जिनके पास या तो रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या वो जो वर्षों से इन इमारतों में कब्जा जमाए बैठे हैं। भूकंप के लगातार झटकों के बीच यहाँ रहने वाले परिवारों की सांस जरूर अटकी है, पर वे हर रोज मौत को मात देकर इसी आशियाने में रह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर दहशत की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड काफ़ी दिन पहले बना करके बहुत आदमी के अलाउट किया है, बहुत आदमी को नहीं किया है, और उसमें कुछ लोग ऐसे गलत कब्जा करके भी रह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड भी इसका अपराधी हो सकता है, किसी तरह घटना घट जाए तो। डर तो लगबे करता, हमारे बच्चा लोग के कारण न जीने पड़ता है इस घर में, तो इसीलिए कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं। दिक्कत से तो है ही है हम लोग का, क्या कि हम लोग का अपना मकान नहीं है, हम लोग किराया में उधर मिलता है नहीं जल्दी, इसलिए रह रहे हैं। झारखंड में आवास बोर्ड की इन इमारतों में रहने वाले लोग कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जो भी रहते हैं वो लोग मजबूरी में रह रहे हैं और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ का जो भी अफसर है सिर्फ आंख बंद करके अपना ऑफिस जाता है, महीना में तनख्वाह उठाता है। स्टाफ लोग भी सही है कि कोई कहीं नहीं देखता है। कॉलोनी में किधर भी रोड टूट जाए, गड्ढा हो जाए, किसी का घर गिर जाए, छज्जा गिर जाए, कोई फिक्र किसी को नहीं है। पैसा यदि नहीं मिलेगा किसी को टाइमली नोटिस भेज देगा, चाहे कुछ भी भेज देगा। इसलिए गरीब का यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। झारखंड में आवास बोर्ड की इन इमारतों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। हमने जब बोर्ड के प्रबंध निदेशक से इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहा तो वे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखे। खबर हमारे चलिए माफी चाहेंगे, बात नहीं कीजिएगा आप, मीडिया से एकदम बात नहीं करना चाहते हैं। भूकंप को लेकर जहां एक तरफ सरकार और आपदा प्रबंधन लोगों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर हर दिन दावे कर रही है, वहीं रांची की इन इमारतों में रहने वाले लोगों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। और रांची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सुजीत भगत, टाउन प्लानर हैं, और साथ ही अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट हमारे आपके सामने पेश की है। अविनाश, झारखंड आवास बोर्ड के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं, निदेशक साहब भी फाइल पलटते हुए नजर आए लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवाल 500 जिंदगियों का है। जरूर सुमित, आपने सही कहा, और जो तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई, इमारतें रहने लायक नहीं हैं, ये सच है। और क्यों लोग रह रहे हैं ये भी उनकी बातचीत से साफ पता चलता है। लोगों के पास सही तौर पर दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ बहुत ऐसे परिवार हैं जो गरीब तबके के हैं, जो रोज़ खाते कमाते हैं और इसी घर में रहते हैं,
दूसरा एक ऐसा भी तबका है जो कब्जा जमाए हुए, बरसों से कब्जा जमाए हुए है, और वो ये सोचकर वहाँ रहता है कि अगर उसने वो मकान छोड़ दिया तो कोई दूसरा वहाँ कब्जा जमा लेगा। अब ये जो परिस्थिति है और जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं सुमित की मौत के एक आशियाने में इस तरह से लोग रह रहे हैं, और क्यों रह रहे हैं ये भी साफ हो रही है। लेकिन जिसकी जवाबदेही है, आपने देखा कि आवास बोर्ड के जो प्रबंध निदेशक हैं उनसे हम लगातार पूछ रहे हैं, मीडिया से वो एंटरटेन भी नहीं करते हैं, वो ठीक से बातचीत नहीं किया, उन्होंने सर उठाकर कुछ बोला तक नहीं, एक शब्द नहीं बोला। हम सवाल पूछते रह गए और वो फाइल पलटते रह गए। तो ये उनकी जवाबदेही जिस तरह से नजर आती है तस्वीरों के माध्यम से भी, और ऐसे भी सरकार सिर्फ बड़े बड़े बातें कर रही है, लेकिन क्या आज के दिन इस तरह का कोई भी झटका झारखंड के अंदर में, रांची के अंदर में आता है तो क्या ये इमारतें जो 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जहां आज तक कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, क्या ये इमारतों में रहने वाले लोग सुरक्षित निकल पाएंगे? बिल्कुल, ये सवाल है, बड़ा सवाल है सुजीत जी, और सरकार सो रही है। सवाल का जवाब आपसे मैं लूं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ उपेंद्र हैं जी। उपेंद्र जी, ये लगता है जी कि प्राकृतिक जब पृथ्वी के अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट जो है कि होगा, तो ये मूवमेंट जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुरूप काम करता है। तो हमारे समझ से जब ऐसा होगा प्राकृतिक आपदा भूकंप जैसा, तो हमको नहीं लगता है कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ कोई सिस्टम काम करेगा, क्योंकि एक अदना सा मोबाइल जो है भूकंप जब हुआ तो उसका लिंक फेल जो है कि कनेक्शन लेस हो गया। तो आप लोग जितना थेसिस बतिया लीजिए, हमारे ख्याल से प्राकृतिक ने बनाया है मनुष्य को, ना कि मनुष्य ने प्राकृतिक को बनाया है, इसलिए फालतू और ये बेकार की चीज है। लेकिन उपेंद्र जी, बेकार की चीज मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि तबाही को हम नहीं बचा सकते हैं या तबाही नहीं होने दे सकते हैं। तबाही होगी लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं एहतियात बरत कर। एहतियात बरतने में कोई आपको दिक्कत है तो सर तो प्लीज़ ये प्रोग्राम देखिए ज़रूर, और यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट की टीम है, वो आपको राय भी दे रही हैं कि आप अपने मकान को कैसे बनाएं। आशियाने को सुरक्षित बनाने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। माला हमारे साथ एक और दर्शक हैं जी। माला जी। हाँ भैया जी, बहुत हम लोग किराया के मकान में रहते हैं, बहुत ही दरका हुआ है मकान भी, बहुत पुराना मकान है। इसमें भी मकान मालिक धमकी देता है कि खाली करो, खाली करो। 6,000 रुपया भी देते हैं। हम लोग के रहने के जगह नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं, न नौकरी है न चाकरी है, बहुत मुसीबत, डर के रहना पड़ता है। क्या करे, ऐसे बढ़िया लगता है कि मर हर जैसे ही, क्या करे भाई। चलिए बिल्कुल, ये माला जी आप जैसी कई और भी हैं, और दर्द यही हम दिखाना चाह रहे हैं सरकार को कि सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, लेकिन कई लोगों के पास मजबूरी है ऐसे मकानों में रहना, जो मकान वो जानते हैं कि ये जर्जर है, ये मकान टिक नहीं सकता, तेज़ झटकों को छोड़ दीजिए, कमज़ोर झटकों, हल्के झटकों को भी नहीं झेल सकता, लेकिन वो मजबूरी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हम रांची से भी ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सवाल है कि सरकार और सिस्टम क्या करता है। सुजीत जी। ये जो जमशेदपुर और रांची में जो फ्लैट हाउसिंग बोर्ड के बने हैं वो करीब 3 लाख स्क्वायर फीट में 106 फ्लैट है इसमें। तो अभी पिछली 3-4 दिन से इसका, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी मेरी? जी आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो ये 3 लाख स्क्वायर फीट करीब बिल्ट अप एरिया है इसका, और पिछले दिनों में इसको माननीय चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव द्वारा इसका पूरा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन प्रति फ्लैट का लगाया जाएगा, और उसके हिसाब से इसको फिर मरम्मत कार्य करने के लिए सरकार इस पर सजग है और इस पर काम चल रहा है। अविनाश, काम चल रहा है लेकिन निदेशक जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं, सुनने में, बातचीत करने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर होती तो जो बात हमारे सज्जन कह रहे हैं वो अब तक धरातल पर नज़र आना चाहिए था। एक आवास बोर्ड का जो भी अपना एरिया है, जिस जगह पर भी उसने इस तरह की इमारतें बनाई है, आखिर क्यों बरसों से वहाँ इस मरम्मत कार्य नहीं चल रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा?
और आज अगर इस तरह की बात हो रही है, इसके बाद कहा जा रहा है कि एक प्राक्कलन राशि जो हर बार की तरह एक जुमला है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, ये कह दिया जाता है कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, एस्टीमेट बनाया जा रहा है, काम होगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं और बातचीत तक ही हैं। सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर नहीं है और ये तस्वीरें बयां करती है। ये कोई हमारा कोई आप वही चीजें कह रहे हैं जो पहले से कही जाती रही हैं और हुआ कुछ नहीं। नहीं, चूंकि ये भूकंप से पहले की बातें हैं, ये करीब 6-7 दिन पहले, भूकंप से पहले ही ये सब प्रक्रिया चल रही है प्राक्कलन एस्टीमेट वैल्यूएशन करने का। सर, और इसमें भूकंप चलिए छोड़ दीजिए, कराकर जब आपको नहीं लगता कि इतनी जर्जर इमारत में भूकंप छोड़िए कुछ और भी हो या अपने आप भी कभी ये भरभरा कर गिर सकती है? आपको अभी तक प्राक्कलन का ही काम चल रहा है, अभी तक 500 जिंदगियां मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सही है, हम लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी से काम चल रही है और इसको तो सरकार को कुछ कितनी तेजी होता है अगर दिखती तो मेरे ख्याल से हमें ये रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ती सर। नहीं, आप तो बोल रहे हैं उसका एक प्रक्रिया होता है, क्योंकि ये भवन निर्माण डिपार्टमेंट BCD इस प्रक्रिया में लगा हुआ है, इसका वैल्यूएशन, वो प्रक्रिया हादसा का इंतजार कर रही है। बहुत सारे लोग नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में भी मूव करेंगे, क्योंकि जब वैल्यूएशन होगा उनका हर फ्लैट का वैल्यूएशन अलग तरीका से होगा, वो हर फ्लैट का काम अलग तरह से, कोई टाइल्स लगाया है, कोई बहुत भर्टिफाइड लगाया है, तो इस प्रक्रिया में थोड़ी टाइम लगती है। अविनाश, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें इतना वक्त लगता है और तब तक 500 जिंदगियां मौत के मुहाने पर खड़ी रहें? नहीं, देखिए सुमित, मैं एक सवाल इनसे पूछूंगा और ये सवाल ये है कि जब भी कोई मकान बनता है या कोई भी चीज़, सरकारी योजना जब धरातल पर उतरती है, उसकी एक आयु सीमा होती है। मकान भी जब ये इमारतें जब बनी होंगी, इसकी एक आयु सीमा थी। और अगर ये कहा जाता है, ये नियम है कि 50 साल तक अगर इस तरह के आवासों के मरम्मत नहीं होते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब कौन सा सरकार इसमें जो भी जिसको बेचने की बात कर रही है या काम कराने की बात कर रही है, अब तो उसका वैल्यू ही 0 हो चुका है। जवाब दीजिए सुजीत जी। अब कहीं कुछ बचा नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताएंगे। ये जो फ्लैट जिनको आवंटन हुआ है उसको तो वैल्यूएशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसको जब वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उस फ्लैट वालों को अगर पैसा सही ढंग से नहीं मिलेगा सबको, तो उसके लिए तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, उसको अगर उसके हिसाब से प्राइस नहीं मिलेगा। प्रक्रिया में इतनी भी देर मत कर दीजिए कि हादसा हो जाए और उसके बाद आप फिर कुछ कर ना पाए, क्योंकि भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लोग दहशत में हैं। उन परिवारों से पूछिए कि वो रात में कैसे सोते हैं। ये प्रक्रिया ठीक है, आपकी बात अपनी जगह हो सकती है, सही है, लेकिन प्रक्रिया हम ही आप मिलकर बनाते हैं और हम ही आप मिलकर अगर उस प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं तो शायद वो 500 जिंदगियां जो हैं अभी मौत के मुहाने पर खड़ी, उन्हें हम एक सुरक्षित ठिकाना दे सकते हैं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार जो तमाम लोग हैं जो अपना मकान बनाते हैं या फिर अपना मकान बना चुके हैं, वो कैसे भूकंप रोधी बनाएं। मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा कि प्राकृतिक आपदा से लड़ने की ताकत आज भी इंसान में नहीं है। प्रकृति से लड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूर प्राकृतिक आपदा में तबाही को हम कम कर सकते हैं कुछ एहतियात बरत कर। तो हम वही उसी एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, ना कि तबाही को पूरी ख़त्म करने की। तबाही होगी अगर भूकंप जैसा आपदा आता है, क्योंकि आज कितना भी विज्ञान आगे बढ़ गया हो, भविष्यवाणी तक हम भूकंप की नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रकृति को चुनौती देने की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ एहतियात बरतने की बात हो रही है और इसे समझने की कोशिश होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक। आशियाने कितने सुरक्षित हैं बिहार झारखंड में? भूकंप के झटकों को लेकर यह सवाल उठने लगा है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने यह सवाल उठाया और कहा कि भूकंप से लोग नहीं मरते हैं, मकान के मलबे में दबने से लोगों की मौत होती है। तो फिर क्यों ना कोशिश की जाए कि अपने आशियाने को सुरक्षित बनाएं और कम तबाही ताकि कम से कम हो। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं। अभिषेक शर्मा है आर्किटेक्ट और रांची से सुजीत भगत है टाउन प्लानर। अभिषेक जी, कैसे एक निजी मकान जो अपना बना रहे हैं उसे वो भूकंप रोधी बना सकते हैं?
अपार्टमेंट्स की हमने बात की, निजी मकान की अगर हम बात करें, या फिर जो मकान बना चुके हैं उसे कैसे वो भूकंप रोधी बनाएं? देखिए, अगर आप नया मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली सलाह तो यही है कि वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, जो पहले तो आर्किटेक्ट ही है, वास्तुविद है, उनके पास जाएं और उनके पास जाने के बाद वो अपने रिक्वायरमेंट्स जैसे बताते हैं और नियम कानून के तहत जहाँ का भी बिल्डिंग बायलॉज जैसा है उसके तहत ही वो कंस्ट्रक्शन प्लान करने के लिए उनको उत्साहित करें। ये कोशिश ना करें कि हम किसी तरह और ज़्यादा बना लें, ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप एक दो बिल्डिंग्स के बीच में जितनी दूरी रहेगी उतना सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करेंगे और उतना अच्छा वातावरण भी घर के अंदर का आपको मिलेगा। और जब आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रूट में आपके मिलेगा, जो क्या लोहा उस संरचना में इस्तेमाल होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसके बाद ये सारी डिटेल्स, बिजली, प्लम्बिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स उनको मिलेंगे। और उसके बाद जब आप काम करवाते हैं तो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे ठेकेदार को और एक ऐसे सुपरवाइज़र को ज़रूर आप नियुक्त करें अपने एंड पर, ताकि आप जो नक्शा बना है लेकिन उसके अनुरूप ये आपने बात की, जो कंस्ट्रक्शन। हम परामर्श लें या विशेषज्ञों से हम बनवाएं, लेकिन हम सुपरवाइज कैसे करें, हम उन चीज़ों की निगरानी कैसे करें, हम उस सवाल पर भी आते हैं। लेकिन एक बीच एक दर्शक हैं, अमरेंद्र हैं दरभंगा से। जी अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं जा रही है जी, अपनी बात रखिए। देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं जो मकान का जहाँ तक बनाने का प्रश्न है कमजोर मकान की, तो कमजोर जो है स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें जो है किसी भी जिले में मकान तो आखिर बना लेता है लेकिन पैसे के अभाव में नहीं बना पाता है। तो गवर्नमेंट को जो है 1200-1300 भूखंड पे अगर कोई मकान बना रहा है तो उसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए का लोन देना चाहिए और उसका इंटरेस्ट जो है सो बहुत कम हो, नहीं के बराबर, तब ये कोई मकान बढ़िया बना सकता है। नहीं तो यहाँ की स्थिति जो है जैसे तैसे बना दिया, चलो जोड़ देते हैं, स्पेशल दे दे, उसके बाद पक्काकरण करेंगे, उसके बाद डबल ट्रिपल स्टोरी बना देता है, तो कमजोर होगा ही। ये आपने सही कहा कि सरकार को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो किसी तरह आशियाना बनाते हैं, उसमें भूकंप रोधी बनाने में खर्चा आता है। वो कितना खर्चा आएगा वो भी हम पूछेंगे अभिषेक जी से। लेकिन एक और दर्शक अखलाक हैं मधुबनी से। जी अखलाक साहब। जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चाहिए कि जितने बिल्डर्स विभिन्न शहरों में जो बड़े बड़े मकान बना रहे हैं धड़ल्ले से, उसमें क्या मानक जो है भूकंप रोधी मानक का नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, या जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट है या जो भारत सरकार का बायलॉज कहता है बिल्डिंग को लेकर के, उसका इसमें मतलब उसका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। और क्योंकि आम लोगों को एक आशियाना चाहिए सर, तो आशियाना तो लोग ले लेते हैं, लेकिन वो कितना सुरक्षित है, कितना वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रहा सरकार के द्वारा लोन देने की बात, तो इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि सरकार कितने को लोन देगी, ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। सरकार लोन देगी तो हम बनाएंगे अपना मकान भूकंप रोधी, ये तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ये अलग अलग राय है। अभिषेक जी, अखलाक साहब ने जैसा कहा कि मानकों पे बन रहा है, देखिए नक्शों तक और कागज़ों तक तो सारे मानक अख्तियार किए जाते हैं जब भी प्रोफेशनल्स के हाथ में, लेकिन कागज़ पे होने से क्या, जब तक वो 3 डायमेंशन में, जब तक वो साइट पर उस तरह से कंस्ट्रक्शन ना हो, और ये जिम्मेदारी कई लोगों की एक सीरीज ऑफ जिम्मेदारी है, सरकार पर भी हम पूरी जिम्मेदारी छोड़कर आश्वस्त नहीं हो सकते। सरकार कितना मॉनिटरिंग, कितनी पुलिसिंग करेगी, हम लोगों को सचेत और सजग होना पड़ेगा। हमको अपने प्रोफेशनल जिनको हमने रखा है उनसे सवाल जवाब करने होंगे और खुद मुस्तैद रहना पड़ेगा जब भी इस तरह की निगरानी कैसे करें। कुछ तकनीकी पहलू, कुछ 4 या 5 बिंदु आप बता सकते हैं जल्दी से। देखिए, फ्लैट्स के बारे में अगर बात करें, फ्लैट परचेज के बारे में बात करें, तो अब जब ये भूकंप का झटका आया है और तमाम विशेषज्ञों की राय आई है, और उन विशेषज्ञों का कहना है कि आप भूतल को, ग्राउंड फ्लोर को सॉफ्ट फ्लोर न रखें। सॉफ्ट मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई निर्माण होना चाहिए, वो बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा नियम कहता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बना नहीं सकते, वो सिर्फ पार्किंग के लिए है, जबकि अर्थक्वेक की दृष्टि से वो बहुत हानिकारक है। तो उसके लिए भी फिर उपाय है कि आपको सारे चारों कॉर्नर्स
जो हैं बिल्डिंग के, उसमें शेयर वॉल्स देखिए, पिलर से पिलर तक एक आरसीसी दीवार थ्रू आउट खड़ी की जाए, ताकि बिल्डिंग जब बिहेव करे तो टोटलिटी में बिहेव करे, उसका डक्टाइल बिहेवियर हो, वो हिंज की तरह बिहेव करे और झुकने के बाद भी वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो ये कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको प्राइमरीली आप देख सकते हैं। निजी तौर पर जो मकान बना रहे हैं या फिर जो मकान निजी बना तौर चुके पर जो, हैं, हाँ जी जी जो बना चुके हैं वो कैसे भूकंप? देखिए, निजी तौर पर जो मकान बना रहे हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी वो बिल्डिंग एक उसका ज्योमेट्रिकल शेप प्रॉपर हो, कहीं किधर निकला हुआ, कहीं अनबैलेंस नहीं हो, वो एक संतुलित संरचना हो। सुजीत जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। टाउन प्लानर होने के नाते आपके पास क्या कुछ आइडियाज हैं जो लोगों के लिए बेहतर हो, और सरकार इस मामले में कितनी और गंभीरता बरते सिवाय दावों के? नहीं, यहाँ पे जो भी बिल्डिंग बन रहा है, जो रांची का रिक्टर पैमाना है वो 5 और 6 के रेंज में है, और यहाँ पे हम भी चाहते हैं कि जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ आर्किटेक्ट हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उन लोग से लोग राय लेकर अपना घर बनाए, और उसका एक प्रॉपर होता है बिल्डिंग बैलेंस बनना चाहिए। इस हिसाब का हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लोगों को सजग करते रहते हैं तरह तरह से। हम जो भी नगर निगम, चाहे बाहर के जो आम पब्लिक लोग हैं, उन लोगों को भी हम बताते हैं कि आप नगर निगम तो इसका एक पैनल बना के ही, आर्किटेक्ट का पैनल और सिविल इंजीनियर का पैनल बनाकर ही ड्राइंग सैंक्शन करता है, और सुपरविजन का काम वहाँ का आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का होता है। चलिए, लेकिन ये सब कुछ शायद कागजों पर ही सीमित रह जाता है कई मामलों में। ये नहीं होना चाहिए। ज़रूर सरकार और सिस्टम को भी निगरानी करनी होगी। अगर कोई अपार्टमेंट बन रहे हैं, और लोगों को भी जागरूक होना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रकृति है तो ठीक है, जब आएगा जो होगा देखा जाएगा। आप एहतियात बरत सकते हैं, आप तबाही को कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।